इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th का जितना भी डिजीज है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। वन शॉट में बहुत ही कम समय में और पूरा जितना भी 11th पार्ट का डिजीज है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। मिनिमम 6 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन पूछता ही है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। इसको अच्छे से देखिए, ये NCERT का ही कट पीस है, ध्यान रखिएगा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा क्या होता है कि इसमें ना सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा में क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। कॉजिंग, वीजिंग मतलब होता है घरघराहट होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। देखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा ना, कुछ भी क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो A B यानी अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाइल यानी AB का प्रॉब्लम होता है। इसमें AB का होता है प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? AB का होता है प्रॉब्लम। अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स का यानी A में B का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत रिपीटेड है, ये तो इतना बार आया है कि मत कहो। क्या बोलता है? अस्थमा जैसे दिमाग में है तो A में B का प्रॉब्लम होता है, यानी ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो A में क्या हो गया? B का प्रॉब्लम। A में हो गया B का प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो पहला हो गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या बोलता है? इम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है कि ये होता है क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, यानी मतलब बहुत दिन का होता है। क्रोनिक मतलब चिरकालिक, यानी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है ये डिजीज। इसमें क्या होता है ना कि अल्वियोलाई, देखिए यहाँ पे अस्थमा में अल्वियोलाई नहीं होता है, अस्थमा में तो B होता है ना, A में B होता है, कभी A में A नहीं होता है, यहाँ पे गलती होता है। तो इम्फाइसीमा में क्या होता है कि अल्वियोलाई का जो होता है ना वाल, वो डैमेज होता है, ठीक है। अल्वियोलाई का वाल डैमेज होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? ड्यू टू व्हेन रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज, जैसे ही अल्वियोलाई के जो वाल है वो डैमेज हुआ तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी इम्फाइसीमा बोले तो इसमें कौन सा जिम्मेवार है? तो इसमें जिम्मेवार है अल्वियोलाई। इसमें क्या हो गया? अल्वियोलाई। इसमें क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज। और सबसे अधिक इसमें सिगरेट जो पीता है ना उसको होता है मेजर कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, यानी इसको होता है सिगरेट चेन स्मोकर। बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, एक दिन में 10-15, उसको समझते हैं, तो उसको जनरली होता है। तो क्या हो गया? अस्थमा में A और B हो गया और E और A हो गया। काफ़ी दिमाग लगाना ज़्यादा। अच्छा, अल्वियोलाई क्या होता है? अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स, इम्फाइसीमा में अल्वियोलाई, उसमें अल्वियोलाई का वाल डैमेज हो गया, दोनों बात। अब आता है तीसरा बात, ORD यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब अब जहाँ पर आते हैं काम करते हैं ना, उसके वजह से उसमें आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो बोलता है ना कि कुछ इंडस्ट्री में, स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे ग्राइंडिंग किया जाता है, स्टील को तोड़ा जाता होगा, वहाँ पे बहुत सारा डस्ट निकलते होंगे, पता ही है। दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। मतलब हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है वो लड़ नहीं पाता है, यानी उस इतना ना डस्ट निकलता है कि हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम हो वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है। तो बोलता है ना कि लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन। मतलब बहुत दिन तक रह गए तो इन्फ्लामेशन किसका आ जाएगा? तो फाइब्रोसिस ऑफ, क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीडिंग टू फाइब्रोसिस। इन्फ्लामेशन हो जाएगा और लीडिंग टू फाइब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी फाइब्रस टिश्यू का और डैमेज हो जाएगा। इससे क्या होगा? सीरियस लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा और इसमें वर्कर्स को मास्क पहनना चाहिए। तो कभी भी आपको इस ORD में पूछेगा तो ORD में क्वेश्चन क्या पूछेगा? ORD पहला बात क्या है कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरी बात इसमें क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स हो जाता है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, बस इतना ही है। लंग्स डैमेज हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। अब आते हैं क्या? ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन दिया है कि HBP यानी HBP हाई ब्लड प्रेशर, उसी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। जो हम जानते हैं कि 120/80 मिलीमीटर Hg होता है, सबको पता है BP का। तो बोलता है ना, जो ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर, और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोलता है तो हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर 120/80 से ज़्यादा आ जाएगा तो हाइपरटेंशन, और उससे कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, जब पता है। तो बोलता है ना कि 120 मिलीमीटर Hg अपन 80 मिलीमीटर Hg, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर, और नीचे वाले को बोलते हैं रेस्टिंग प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर। सब क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक कि यूनिट भी पूछा हुआ है। आगे आते हैं, इफ़ रिपीटेड चेकअप करते हैं तो अगर 140 हो गया 90, मतलब 120/80 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या क्या सिचुएशन आएगा? तो हाइपरटेंशन होगा, और इसमें क्या होगा? हमारा हार्ट डिजीज होगा, ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी और ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा, BKH या यहाँ पता है ना, बकलावा समझते हैं ना, बकलावा खाते हैं तो वहाँ पे। तो ब्रेन हो गया,
किडनी हो गया और हार्ट हो गया। ब्रेन या हार्ट, किडनी, ब्रेन। जैसे आपको याद करना होगा, ध्यान रखिए हाइपरटेंशन क्या होता है, और अगर हार्ट हो गया हाइपरटेंशन में, अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हार्ट तो होगा ही, यहाँ तक कि ब्रेन और किडनी भी डैमेज होगा। ठीक है, अब आते हैं CAD, वहाँ पे था ORD, यहाँ पे होता है CRD। तो क्या होता है, ऑक्यूपेशनल कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD। इसमें क्या होता है ना, इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स से पास करते हैं ब्लड, वो डैमेज हो गया। मतलब मान लीजिए वेसल्स है, इसमें अंदर डिपॉजिट हो गया बहुत सारा क्या क्या, तो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, ये 4 चीज़ें डैमेज हो जाएंगे। इससे अगर नैरो जाएंगे और जब ये ब्लड पास करेगा तो ब्लड पास ही नहीं कर पाएगा, यानी हमारे बॉडी में उतना ब्लड जा ही नहीं पाएगा। तो क्या क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है कि क्यों नैरो होता है। तो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू जो ल्यूमेन को नैरो करता है, यानी आर्टरी है ना, उसका जो ल्यूमेन है इसको नैरो करता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम, फैट, क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू और कोलेस्ट्रॉल, ये 4 चीज़ इसमें जमा होता है। इसको बोलते हैं CAD और इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें आर्टरी को डैमेज किया है, ना कि वेंट्रल को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अफेक्ट द ल्यूमेन आर्टरी नैरो। अब आते हैं एंजाइना। जैसे ही एंजाइना आता है, एंजाइना मतलब एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब बहुत ही असहन चेस्ट पेन होगा। क्यों, क्योंकि एनफ ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल में पहुंच नहीं पाता है, बस इतना ही। एंजाइना मतलब उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें होता है एक्यूट चेस्ट पेन। जब भी कुछ आता है ना तो इसमें बोलता है कि एक्यूट चेस्ट पेन मैनेज होता है। क्यों, क्योंकि एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे बॉडी का जो हार्ट सेल है वो मरने लगेंगे, और जब सेल मरने लगेंगे तो आगे चलकर हार्ट टिका नहीं बनता है। तो लिखा भी होगा क्या कि एंजाइना अकर मेनली मैन और वोमेन ऑफ एनी एज बट मोर कॉमन इन मिडिल एज और एल्डर। मतलब जनरली क्या होता है कि ये मिडिल एज में होते हैं, यानी कॉमन मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, मिडिल एज और एल्डरली में होते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। इसमें क्या बोला है, सिम बोला कि ये कंडीशन कब आया, कि जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो उतना नहीं आ पाया। तो पूछेगा एंजाइना में भी क्या होता है, बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो गया, और यहाँ तक कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होता है। तो कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों में ब्लड फ्लो की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, सबसे कन्फ्यूजिंग यहाँ पे, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट फेल हो गया, तो इसमें क्या होता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, या तो हार्ट फेल बोल दे या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल बोल दे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बोलता है कि हार्ट फेल में ना स्टेट ऑफ हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। कुछ भी दिमाग में है तो PF याद रखिएगा, PF, क्योंकि यहाँ पे जब आप पूरा पढ़िएगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हार्ट फेलियर में क्या, कि PF। देखिए पहला हो गया PF यानी फेल हो गया, यानी पंपिंग से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लिखा है जितना हमारा बॉडी को चाहिए उतना बॉडी में पंप नहीं कर रहा है ब्लड, इसको बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, दूसरा बोलते हैं हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट के नहीं होता है। अरेस्ट में नामे में है रेस्ट, अगर आपका स्टॉप करना, बीटिंग करना, मतलब बीटिंग करना, हार्ट स्टॉप, बीट करना स्टॉप कर दे, तो अरेस्ट मतलब रेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट मतलब रेस्ट, फेलियर मतलब PF और रेस्ट हो गया, तुम्हारा PF बंद हो गया है, PF बंद हो गया है। और लास्ट में हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को ही बोलते हैं मुंबई इंडियन, यानी MI मतलब मुंबई इंडियन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, सडनली मसल्स डैमेज होता है। हार्ट अटैक मुंबई हार्ट है तो हार्डली क्या होता है, मसल डैमेज हो गया, यानी हार्ट मसल सडनली डैमेज क्या होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होता है। तो आपको जब इसको पूरा याद कीजिएगा, कन्फ्यूजन क्वेश्चन में ना हो, इसको समझने के लिए आप एक लाइन में 2-3 बार बोल दीजिएगा, हो जाएगा। कैसे, PF तुम्हारा बंद हो गया है, PF रेस्ट कर गया है, PF रेस्ट कर गया है सडनली, PF रेस्ट कर गया सडनली क्योंकि मुंबई इंडियन हार गया है, PF रेस्ट हो गया है क्योंकि सडनली, क्योंकि मुंबई इंडियन हार गया है। इसको ध्यान रखिएगा, और इसको कभी भी अब क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बन जाएगा, आपका टाइम का बचत होगा और ट्रिक्स काम अभी आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा सा कमेंट कीजिए कि कैसा क्या इंप्रूवमेंट करना है और क्या नया लाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे आते हैं। तो यहाँ हो गया ब्लड सर्कुलेशन। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले आते हैं हीमोडायलिसिस, आगे पढ़िएगा तो हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है ना कि जब हमारे किडनी काम करना बंद करता है, यानी माल फंक्शन, यानी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमारे ब्लड से क्या आएगा, यूरिया निकलने लगेगा, उसको बोलते हैं यूरेमिया, और बहुत ही हार्मफुल होता है। किडनी फेलियर लीड टू क्या हो जाएगा, लास्ट में किडनी फेल कर जाएगा। ठीक है, बोलता है कि हमको अब क्या करना होगा, यूरिया को निकालना होगा, तो बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और बोलता है ना कि हीमोडायलिसिस में सिंपली याद रखिएगा
कि हम क्या करते हैं, जिस भी पेशेंट का हीमोडायलिसिस कराना है, देखिए हीमोडायलिसिस पढ़ने के लिए इसमें सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन होता है, और इसमें क्या होता है, एक दिन कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। तो हीमोडायलिसिस थोड़ा सा अब इसमें आपको कराना ही पड़ेगा, कभी भी अगर किडनी खराब हो गया तो बोलता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड को निकालते हैं किससे, आर्टरी से। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन कि ब्लड हो गया, ब्लड किससे निकाले, आर्टरी से निकाल लिए, और आर्टरी से निकालने के बाद उसको हम कहाँ डालेंगे, डायलाइजिंग यूनिट यानी आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे, आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे। तो पहले आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे क्या बोलते हैं, दिखा है ना कि ब्लड जो हम निकाले हैं कन्वीनियंट आर्टरी से, डायलाइजिंग फ्लूइड डालेंगे, एंटीकोआगुलेंट डालेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिपैरिन डालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जाने के बाद वो थक्का ना हो जाए, तो हिपैरिन डाल दिए, उसको क्या बोलते हैं, एंटीकोआगुलेंट। एक अपने आप में क्वेश्चन है कि हिपैरिन क्या होता है, तो एंटीकोआगुलेंट है। तो हम क्या किए, पेशेंट से आर्टरी से क्या निकाले, ब्लड निकाले, उसमें हम क्या डाल दिए, हिपैरिन डाल दिए। अब उसके बाद क्या डाल देंगे, उसको डायलाइजिंग फ्लूइड में यानी डायलाइजिंग यूनिट यानी आर्टिफिशियल किडनी में डाल देंगे। ठीक है, तो लिखा है ना कि ये यूनिट डायलाइजिंग यूनिट क्या होता है, इसमें क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब होता है, इसमें क्वाइल्ड सिलोफेन ट्यूब होता है, सराउंडेड बाई डायलाइजिंग फ्लूइड, और इसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, और सेम कंपोजिशन होते हैं प्लाज्मा की तरह। मतलब आपको पूछेगा जो मशीन है आपको दिया गया है डायलाइजिंग मतलब आर्टिफिशियल किडनी दिया गया है, तो उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है, और ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, ट्यूब के अंदर बहुत सारे, ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड। तो फ्लूइड कैसा होते हैं, सेम लाइक प्लाज्मा और डायलाइजिंग फ्लूइड सेम होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड। हमको तो नाइट्रोजन ही निकालना है ना, और जब वही रहेगा तो फिर कैसे होगा, तो नाइट्रोजनस बेस्ड ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब क्या किए, द पोरस, यहाँ लिखा है द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ट्यूब अलाउ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ज़्यादा से कम जाएगा वो ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजनस बेस्ड इज ऑप्शन रहेगा इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयरफॉर क्लियरिंग द ब्लड। वहीं बोलना चाह रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड है वो बाहर निकल जाएंगे, और जो बच गया वो प्योर बच गया, फिर उसको जो क्लियर ब्लड हो गया उसको कहाँ भेजेंगे, उसको भेजेंगे किस में, वेन के द्वारा, और इसमें एंटी हिपैरिन डाल देंगे, क्योंकि जो हम हिपैरिन डाले थे वो ख़त्म हो जाए और फिर बॉडी में चल जाए, और बॉडी में तो हमारा नेचुरल है ही। तो क्या किया, इसको बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट को ठीक किया गया है। तो इसको हम बेहतरीन समझे, देखिए ब्लड निकाला किस से, आर्टरी से, क्या डाल दिए, हिपैरिन, किस में डाल दिए, किडनी में, फिर किससे आ गया, फिर डाल दिए एंटी हिपैरिन, और कहाँ डाल दिए, वेन के द्वारा पेशेंट में। देख कितना ईजी है, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। ये हो गया ब्लड, आर्टरी से हिपैरिन डाल दिए, किडनी में डाले आर्टिफिशियल किडनी में, फिर साफ़ हो गया तो फिर एंटी हिपैरिन डाल दिए, फिर वेन के द्वारा कहाँ डाल दिए, पेशेंट में। तो यहाँ पे आर्टरी और वेन, तो वेन से निकालते हैं और मतलब आर्टरी से निकालते हैं और वेन के द्वारा डालते हैं, इसमें हिपैरिन होता है, इसमें एंटी हिपैरिन। ये बात एक लाइन में समझने के लिए ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो उसका जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, तो उसमें कंपोजिशन है कौन सा, मेनली आपको प्लाज्मा की तरह होता है लेकिन नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होता है। आगे आते हैं, अब बोलता है कि किडनी ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट मेथड होता है, मतलब उतना ही बहुत खर्चा होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है और खर्चा भी बढ़ता है और बहुत ही बार बार करना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है। तो बोलता है ना कि किडनी ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। अगर किडनी को ठीक रखे, मतलब अगर सब किडनी बीमारी को ठीक करना है तो अल्टीमेटली क्या ऐसा है कि किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। तो सबसे पहले कि आपको डोनर चाहिए, तो डोनर में पहले क्या होता है, क्लोज रिलेटिव। आपको पहले फैमिली मतलब पेरेंट्स चाहिए, क्लोज रिलेटिव चाहिए, उसके बाद से क्योंकि हमको हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मार देगा। मान लीजिए क्या होता है कि बॉडी में किसी और का ऑर्गन्स लगा लिए तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या समझेगा कि ये मेरा है ही नहीं, तो उसको धीरे धीरे करके वो मार देगा, यानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा किडनी। तो बोलता है कि क्लोज रिलेटिव चाहिए। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर इंक्रीज द चांस सक्सेस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। बोल रहा है कि जो टेक्निक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, अब मॉडर्न में धीरे धीरे उसको काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको किडनी फेलियर में क्लोज रिलेटिव चाहिए, पहले पेरेंट्स चाहिए, फिर भाई बहन, फिर रिलेटिव, फिर दूसरा कोई। ठीक है, आगे आता है क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको मतलब रिजेक्ट ना करे। आता है रीनल कैलिकुलाई, यानी रीनल मतलब किडनी, किडनी में क्या आ जाएगा, कैलकुलाई, यानी कुछ क्या बोलते हैं, इस होता है ना कि पत्थर से जम जाए, किडनी में स्टोन बन जाए। तो बोलता है ना स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट। स्टोन, कैलकुलस मतलब स्टोन, तो हमारे बॉडी में स्टोन या इनसॉल्युबल मास यानी ऑक्जेलेट्स बनता है, उसको बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। एक होता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलो, यानी कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलस में
प्रॉब्लम आ गया, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर। सिंपल बात है, तो याद नहीं करना है, आपको पूछता है मेनली वही हीमोडायलिसिस इंपॉर्टेंट है, और रीनल क्रोकोडाइल तो ऑक्जेलेट याद रखिएगा, कैल्शियम का ऑक्जेलेट, ठीक है। ये तो ऑप्शन सही बन जाएगा, लेकिन सब पूछा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा डिजीज नहीं है जो एनसीईआरटी में जो नहीं पूछा है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए एक एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप क्वेश्चन समझ के ही याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम वाले में, लिखा है कि माइस्थीनिया ग्रेविस, ये होता है महात्मा गांधी, जब भी हम इसे गलती नहीं होता है, महात्मा गांधी। ये क्या होता है एमजी, ये क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑटो इम्यून, तो महात्मा गांधी जी ऑटो इम्यून उसका वहीं मतलब इम्यूनिटी उसमें भरा था, रहता था नंगा पुंगा रहते थे एकदम, और पूरा देश को याद करा दिए। तो क्या बोले कि माइस्थीनिया कैसे होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है फैटिक होते हैं, थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो जब भी आपको दिमाग में आए कि महात्मा गांधी के बारे में, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, जिससे आदमी थक जाता है, थकने के बाद क्या होता है वीक हो जाता है और मसल पैरालाइज कर जाता है। ये लाइन ऐसे ही बोलिएगा, महात्मा गांधी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड, पैरालिसिस वीक और फैटिग, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। तो इसमें क्वेश्चन जितना भी हम बोले हैं सब पूछा है, तो जब भी दिमाग में आए तो एमजी महात्मा गांधी, कहाँ पे महात्मा गांधी क्या बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसी को हम बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो आप 12th पढ़ेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसमें इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून, होता है ना ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है, उसी टाइप का दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये पहला बात क्या है कि स्केलेटल मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, बोला ना मायोटोनिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि स्केलेटल मसल प्रोग्रेसिवली डिजेनरेट करते हैं, यानी मसल धीरे धीरे खराब होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे आते हैं टिटेनी, टिटेनी यानी रैपिड स्पास्म, यानी वाइल्ड कंट्रक्शन होता है, क्यों, क्योंकि लो कैल्शियम ब्लड में होता है। टिटेनी क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम मतलब बहुत कम हो जाए तो हमारे मसल में खतरनाक कंट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ये होता है टिटेनी, सब पूछ चुका है क्वेश्चन में। आर्थराइटिस, ये पता है कि जॉइंट में होता है प्रॉब्लम, सबको पता होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, और पोरोसिस मतलब उसका पोर होना, मतलब उसमें से जितना भी कैल्शियम है खा जाना, निकल जाना। तो अगर आपके बोन से कैल्शियम निकल जाएगा तो बोन वीक हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। तो यही बोला है कि ये होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो डिक्रीज बोन मास, बोन कमज़ोर पड़ता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, कॉमन कॉज ईस्ट्रोजन, मेनली कभी कभी प्रोजेस्टेरोन भी था एक क्वेश्चन में, लेकिन नहीं, मेनली आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है ईस्ट्रोजन, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है ऑस्टियो का पोर हो जाना ड्यू टू ईस्ट्रोजन। अब आते हैं गाउट, गाउट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जॉइंट में ना यूरिक एसिड बन जाता है, यूरिक एसिड। गाउट में क्या होता है यूरिक एसिड, ध्यान रखिए गाउट, यहाँ पे यूरिया नहीं यूरिक एसिड पूछ चुका है क्वेश्चन, गाउट में यूरिक एसिड। आगे आते हैं, अब आते हैं लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हार्मोनल वाला। तो बोलता है अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अचानक बहुत सारा बेबी मतलब बड़ी बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। और ग्रोथ कम हो जाएगा तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो दो क्वेश्चन, एक तो गिगेंटिज्म होता है, एक होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो पिट्यूटरी की वजह से ड्वार्फ होगा और पिट्यूटरी की वजह से गिगेंटिज्म होगा, दोनों ध्यान रखिएगा। अब होता है ये तो होता है बच्चा में चाहे नॉर्मल बच्चे में, लेकिन एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, ये दोनों बच्चा में है। अगर बच्चा में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो गिगेंटिज्म हो जाएगा, और नहीं तो कम होगा तो क्या हो जाएगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। लेकिन एडल्ट में ना अगर मिडिल एज में डायरेक्टली बढ़ जाए ग्रोथ हार्मोन तो हमारे बॉडी में खासकर फेस में देखने को मिलता है फिगर उसका, मतलब किसी की एज बढ़ गया है उसमें अगर मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो उसका फेस का बनावट चेंज हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं एक्रोमीगेली। पता है ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर देगा, यानी एंड प्री मेच्योर डेथ इफ़ अनचेक, अगर अच्छा से चेक नहीं कराए तो मतलब जो टाइम से पहले आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो लिखा है ना कि दिस डिजीज हार्ड टू डायग्नोस्ट, ये बहुत ही कम मतलब बहुत ही इसको डायग्नोस करना बहुत ही टाइम लगता है। तो अर्ली स्टेज में ही अगर चेक कर लिए, नहीं तो जब तक अनटिल चेंजेज इन एक्सटर्नल फीचर, मतलब अर्ली स्टेज में बहुत ही कम चांस है इसको पता कर पाए, क्योंकि इसका फेस जब तक बनावट चेंज नहीं होगा तब तक बीमारी पता लगेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आता है लिखा है कि डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज इंसिपिडस अलग बीमारी है, डायबिटीज मेलाइटस अलग बीमारी है। तो बोलता है ना कि अगर आपके बॉडी में सिंथेसिस या रिलीज ऑफ एडीएच क्या हो जाए, कम हो जाए,
अगर एडीएच कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी से बहुत वाटर लॉस हो जाएगा, हमारे बॉडी में पानी कम हो जाएगा, उसको होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये होता है एडीएच, ध्यान रखिएगा। एडीएच की वजह से अगर एडीएच कम निकला तो हमारे बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, उसको होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब दिया यहाँ पे कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। अगर हमारे डाइट में आयोडीन कम हो जाएगा तो बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे क्या होगा, ग्वाइटर होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोथायरॉयड क्या होता है, ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। और बोलता है ना कि जब किसी को अगर हाइपो या आयोडीन कमी हो तो प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योर ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। जी मतलब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें आयोडीन कमी है, तो उसमें आयोडीन कमी है तो बच्चा क्या हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें भी क्या होता है, स्टंट ग्रोथ होता है, लेकिन ये आयोडीन एंड थायराइड के चलते, और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होता है वो ग्रोथ हार्मोन चलते हैं। ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इससे क्या होगा, और मान लीजिए कि स्टंट ग्रोथ कम हो जाएगा, फिर मेंटल रिटार्ड जाएंगे, लो इंटेलिजेंस हो जाएंगे, ये नॉर्मल स्किन हो जाएगा, यहाँ तक कि गूंगा बारा हो जाएगा, यहाँ तक कि एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि लिखा है ना, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड रेट ऑफ सिंथेसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैंसर में क्या होता है कि सेल डिवीजन का पैटर्न होता है ना, जो सेल एक प्रॉपर टाइमिंग में टूट रहा था वो उसका टाइमिंग चेंज जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा टूटने लगेगा। तो हमारे बॉडी से थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बहुत निकलेगा, जब बहुत निकलेगा तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा, जब कैंसर इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बोलता है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बोलता है लास्ट बात बता है कि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, ये क्या होता है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म केस होता है। तो आपको अभी दो मिला, एक मिला ग्वाइटर और एक मिला क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ये होता है हाइपो से, ठीक है, और हाइपर से क्या होता है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। आगे आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव मतलब होता है ना कब्रगाह। इसमें क्या होता है, आई बॉल बाहर आ जाते हैं, आई बॉल बाहर आ जाते हैं, मतलब लगेगा ना कि आई बॉल गिर जाएगा। तो बोला है ना कि कैरेक्टरिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, अगर ज़्यादा हाइपर है, यानी कहीं ना कहीं हाइपर मतलब थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है, यानी बढ़ गया है, यहाँ तक कि आई बॉल बाहर आ जाएगा। इंक्रीज बीएमआर, ये इंपॉर्टेंट बात है, बीएमआर बढ़ जाएगा, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और वेट लॉस हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और पूछा भी है कि ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, हाइपो या हाइपर। तो हाइपर होता है, हाइपर होता है, और इसमें 3-4 काम होता है। आई बॉल क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है, और बॉडी वेट घट जाता है। आगे आते हैं, और क्या बोला है, अब बोला है यहाँ पे कि प्रोटोजन हाई, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिन तक हाइपरग्लाइसीमिया रह जाए तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। अगर बहुत दिन तक हाइपरग्लाइसीमिया रह जाए, हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ पे देखिए अलग क्वेश्चन है, मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत दिन तक रह जाए तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, यानी कहीं ना कहीं आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है। तो इससे क्या होगा, लिखा है कि विच इज कॉज लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, मतलब अगर आपको ज़्यादा डायबिटीज है तो आपके बॉडी से ग्लूकोज का बाहर आने लगेगा। तो बोलता है ना, और खासकर उसके बाद साथ साथ कुछ सब्सटेंस निकलेगा जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडी। तो जो भी पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहता है, तो उसके यूरिन से भी ग्लूकोज निकलता है, और साथ में कुछ कीटोन बॉडी भी निकलता है, मतलब हार्मफुल कंपाउंड। तो देखिए किसी को भी अगर डायबिटिक मेलाइटस से दो केस, एक होता है ग्लाइकोसियूरिया, एक होता है कीटोन यूरिया, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लास्ट में अभी दिया है कि बहुत सारा डायबिटिक पेशेंट को हम सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं इंसुलिन थेरेपी, यानी इंसुलिन देकर, ठीक है। तो ये रहा 11th का वन शॉट में क्या बोलते हैं जितना भी डिजीज है। और ध्यान रखिएगा 2 या 3 क्वेश्चन मेनली पूछता है, तो बेसिक बात है जिसको हम वन शॉट में कवर किए हैं। जहाँ भी डाउट लगे कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी जो 12th आ रहा है, 12th का एनसीईआरटी में जो भी डिजीज है उसको हम कवर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।